ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिया अलेक्जेंडर और आर्यन के सामने ही खाई में गिर गई थी और दोनों भाई कुछ नहीं कर पाए थे। दोनों ने जब अपनी प्यारी सी बहन को खाई में गिरते देखा और उसकी आखिरी चीख सुनी तो दोनों की रूह कांप उठी। रिया जिससे वो इतना प्यार करते थे कि जिस पर वो दोनों भाई कभी कोई भी खतरा आने तक नहीं देते थे, वो अब खाई में गिर गई थी। अलेक्जेंडर कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, वहीं आर्यन भी शौक में चला गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो भी खाई की तरफ देखते हुए चिल्लाया, रिया, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है रिया? कहते हुए आर्यन रोने लगा। उसे इस तरह से रोता देख अलेक्जेंडर की भी आंखों में आंसू बहने लगे थे। तभी वहां पर संभलते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आया। उसने जब दोनों भाइयों को रोते हुए देखा और जब उसे आसपास रिया कहीं भी नजर नहीं आई तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर समझ गया और उसने अपना सिर पकड़ लिया। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? अब रोहित सर को मैं क्या जवाब दूंगा? उनकी प्यारी और लाडली बेटी खाई में गिर गई। नहीं नहीं, ये कैसे हो गया? ये सुनते ही अलेक्जेंडर ने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, कुछ नहीं होगा रिया को, मैं उसे बचाने जाऊंगा। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, ये मेरा फर्ज बनता है। अलेक्जेंडर के मुंह से ऐसी बातें सुन आर्यन ने भी कहा, तुम अकेले नहीं जाओगी अलेक्जेंडर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रिया मेरी भी बहन है। आप दोनों पागल हो गए हो? आपको लगता है कि इस खाई में गिरने के बाद रिया बेबी बच पाई होगी? कहते कहते चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रुक गया। ये सुनते ही अलेक्जेंडर ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, हम नीचे जाएंगे और रिया को ढूंढेंगे। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा और आप दोनों पीछे आइए, नहीं तो गिर जाएंगे। चीफ सिक्योरिटी ने समझाते हुए कहा और अलेक्जेंडर और आर्यन को कसकर पकड़ लिया। ये सुन अलेक्जेंडर और आर्यन ने झल्लाकर कहा, हमारी चिंता छोड़िए, रिया खाई में गिर गई है, हमें उसे बचाना होगा। आप हमें छोड़िए और हम ये मान ही नहीं सकते कि रिया जिंदा नहीं बची होगी। हम नीचे जाएंगे और उसे लेकर वापस आएंगे। तभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की आंखों में नमी दिखाई देने लगी। उसने दोनों बच्चों की तरफ देखकर हाथ जोड़ती हुई कहा, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज यहाँ से चलिए, मेरी परेशानी मत बढ़ाइए। न जाने अब रोहित सर क्या करेंगे मेरे साथ। मैं ही आप तीनों को यहाँ लेकर आया था और 3 में से 2 बच्चे हैं और मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आप दोनों मेरे साथ वापस चलिए, हमें जल्दी से वापस जाना चाहिए और रोहित सर को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अलेक्जेंडर और आर्यन ने जब ये सुना तो दोनों के होश उड़ गए। दोनों ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम अपनी बहन को यहाँ से लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे, छोड़िए हमें। देखिए, आप दोनों मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये मत भूलिए कि गुलेरिया हाउस आने से पहले मैंने आपके सामने क्या शर्त रखी थी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कड़क होते हुए कहा। वहीं दोनों भाई चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की पकड़ से खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहे थे, मगर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर दोनों को छोड़ नहीं रहा था। वो नहीं चाहता था कि रिया को बचाने में दोनों लड़के भी अपनी जान गंवा बैठे और फिर रोहित उसकी जिंदगी तबाह कर दे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर दोनों को वहां से जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगा, मगर अलेक्जेंडर और आर्यन बिना रिया को लिए वहां से नहीं जाना चाहते थे। मगर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की ताकत के सामने वो कुछ नहीं कर पा रहे थे और दोनों चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ा भी नहीं पा रहे थे। तभी अलेक्जेंडर और आर्यन ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और उसने तुरंत बाद दोनों चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को दांत से काटने लगे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर दर्द की मारी कराह उठा और उसने दोनों भाइयों को छोड़ दिया। जैसे ही दोनों भाई आजाद हुए, दोनों ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ देखकर कहा, सॉरी अंकल, मगर हम रिया के बिना वापस नहीं जा सकते। कहते हुए वो दोनों भाई खाई की तरफ बढ़ने लगे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अभी दोनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था, इतने में दोनों भाइयों ने बिना सोचे समझे खाई में छलांग लगा दी। अपनी आंखों के सामने रोहित मारवा के दोनों बेटों को इस तरह खाई में छलांग लगाता देख चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अंदर से पूरी तरह से हिल गया और उसने अपने सामने रोहित का गुस्सैल चेहरा दिखाई देने लगा। इधर दूसरी तरफ रोहित लगातार सुनसान सड़क पर आगे बढ़ता जा रहा था। ये इत्तेफाक था या फिर रोहित के प्यार की ताकत कि जिस रास्ते पर रोहित आगे बढ़ रहा था उसी रास्ते पर कुछ दूरी पर अनिका बेहोश पड़ी हुई थी।
अनिका जिस जगह पर बेहोश थी उसके आसपास की झाड़ियों में जो हलचल हो रही थी, अब उन झाड़ियों में ढेर सारी चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगी थी। उन झाड़ियों से तभी ढेर सारे जंगली और खतरनाक भेड़िए बाहर आए। उन भेड़ियों ने जब सामने बेहोश अनिका की तरफ देखा तो उनके मुंह से लार टपकने लगा। उन्हें लगने लगा कि कहीं न कहीं उनको आज का शिकार मिल गया। इस वक्त उस जगह पर करीब 12 से 14 भेड़िए होंगे जो अनिका की ओर ललचाई हुई नजरों से देख रहे थे। तभी वो सारे भेड़िए गुर्राते हुए बेहोश अनिका की तरफ आगे बढ़ने लगे। इधर दूसरी तरफ रोहित, जो लगातार अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को फोन लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था, उसने जब भेड़ियों की गुर्राहट की आवाज सुनी तो उसे कुछ ठीक नहीं लगा। रोहित ने पहले तो सोचा कि वो अपने रास्ते आगे बढ़े, मगर न जाने क्यों रोहित को मन हुआ कि वह उस तरफ जाकर देखे जिस तरफ से भेड़ियों के गुर्राने की आवाज आ रही थी। रोहित ने आखिर में अपने दिल की सुनी और वो उसी ओर जाने लगा। जैसे ही वो झाड़ी हटाकर उस पार गया, उसने देखा सामने कोई इंसान बेहोश पड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ भेड़िए मौजूद हैं। रोहित ने जैसे ही इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा, उसने आसपास पड़े हुए पत्थर उठा लिए और उन भेड़ियों पर पत्थर चलाने लगा ताकि वो भेड़िए भाग जाएं। मगर जैसे ही 2-3 पत्थर रोहित ने उन भेड़ियों पर मारा, वो रोहित की तरफ आगे बढ़ने लगे। इसी बीच रोहित की नजर अनिका पर पड़ी। अनिका यहाँ इस हालत में, कहते हुए रोहित दौड़कर अनिका के पास गया और उसे हिला डुला कर देखने की कोशिश ही कर रहा था। इतने में उन भेड़ियों ने रोहित पर हमला बोल दिया। एक तरफ रोहित पर भेड़ियों ने हमला बोल दिया तो वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अचानक से अपनी जीप रोक दी। उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने जीप से उतरते हुए कहा, चाहे वो शख्स रोहित मारवा ही क्यों न हो, मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ये इलाका सही नहीं है, मुझे रोहित साहब के पास जाना ही होगा। कहते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल पैदल ही उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। मगर तभी कुछ दूर चलने के बाद उसके सामने 3 रास्ते दिखाई दिए। अब इंस्पेक्टर गिरीवाल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। काफी देर तक सोचने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल ने आवाज देते हुए कहा, रोहित साहब कहाँ हैं आप? देखिए ये इलाका ठीक नहीं है। दिन में इधर कोई अकेला नहीं आता, फिर तो अभी रात का वक्त है, इधर जंगली भेड़ियों का अड्डा है। साहब आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? मगर इंस्पेक्टर गिरीवाल पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। उसे जब कुछ समझ नहीं आया तो वो वापस जीप के पास आया और फिर उसने फैसला किया कि वो जीप से ही आगे जाएगा और रोहित की तलाश करेगा। उसे आसपास चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित किस तरफ गया था। इधर दूसरी तरफ खाई के पास चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अपना सिर पकड़े हुए बैठा था और अपने फोन की तरफ देख रहा था। उसे रोहित के कई सारे मिस कॉल दिखाई दे रहे थे, मगर वो चाह कर भी अब रोहित को कॉल बैक नहीं कर पा रहा था। उसकी तो रोहित के सामने जाने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर खुद से बोला, काश मैंने बच्चों की बात न मानी होती और फिर यहाँ न आया होता तो आज ये सब होता ही नहीं। कहते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बार बार खाई की तरफ देख रहा था। वो यही सोच रहा था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो तीनों बच्चे जिंदा नहीं बचे होंगे। ये खाई ऊपर से जितनी गहरी और खतरनाक दिखाई देती थी, असल में इसका निचला हिस्सा बिल्कुल अलग था। खाई की सतह पर रंग बिरंगे घास चारों तरफ फैले हुए थे। किसी घास का रंग पीला था तो कोई भूरे रंग का था, कोई हरा था तो कोई लाल। उस घास के मैदान को देखकर लग रहा था मानो वो कोई हकीकत न हो बल्कि कोई पेंटिंग हो। इसी के साथ वहाँ के आसपास जो पेड़ पौधे थे उनकी पत्तियां रात के वक्त चमक रही थी। ऊपर से जो खाई इतनी गहरी और अंधेरे में डूबी हुई नजर आती थी, उसका ये वाला हिस्सा बिल्कुल अलग था। उसी घास के मैदान में रिया पड़ी हुई थी, जिसकी अचानक से आंखें खुली। रिया अपनी आंखें मसलते हुए उठकर बैठ गई। तभी उसने अपने आप को बिल्कुल सही सलामत पाया। इतने ऊपर से गिरने के बाद भी मुझे एक खरोच तक नहीं आई। कहते हुए रिया ने आसपास उगे रंग बिरंगे घास को छुआ तो वो हैरान हो गई। वो घास मखमल की तरह नरम थे। रिया ये महसूस कर रही थी मानो वो घास में न बैठी हो बल्कि वो मखमल की चादर पर बैठी हो। तभी रिया को एहसास हुआ कि आखिर क्यों उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। तभी रिया आसपास देखने लगी और उसे अलेक्जेंडर और आर्यन का ख्याल आया। उसे अब यही लगने लगा कि दोनों ऊपर ही होंगे। अब वो ऊपर अपने भाइयों के पास कैसे जाएगी। रिया अभी ये सब सोच ही रही थी कि उसे किसी के बात करने की आवाज आई।
रिया झट से उठी और उसने अपनी बाईं तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरान हो गई। सामने आर्यन और अलेक्जेंडर दिखाई दे रहे थे। अलेक्जेंडर, आर्यन, तुम दोनों यहाँ? कहते हुए रिया दोनों भाइयों की तरफ दौड़ी। वहीं दोनों ने भी जब रिया को देखा तो उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने रिया को गले लगाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो न रिया? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? रिया ने हामी भरती हुए कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुम दोनों यहाँ कैसे? इस पर अलेक्जेंडर ने रिया को पूरी बात बताई। रिया ने जब सच सुना तो वो भी भावुक हो गई और दोनों भाइयों से लिपट गई। तभी आर्यन ने कहा, वैसे ये हम किस जगह पर आ गए? ये बहुत ही अलग जगह है। देखो यहाँ जितने भी पेड़ पौधे हैं उसके पत्ते चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये जगह अर्थ पर है ही नहीं। तभी रिया ने आर्यन के सिर पर मारती हुई कहा, ओहो आर्यन, तुम कितने डफर हो। ऑफ कोर्स ये उस खाई का नीचे का हिस्सा है, हम वहीं पर हैं। हाँ सही कहा तुमने, ये उसी गहरी और खतरनाक खाई का निचला हिस्सा है, आर्यन ने कहा। तभी उस जगह पर एक भारी आवाज आई। आवाज सुन तीनों बच्चों ने जब सामने की ओर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इधर दूसरी तरफ रोहित पर भेड़ियों ने हमला कर दिया था। इसी बीच रोहित ने अपने पीठ पर लटकते भेड़िए का सिर पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। ये देख बाकी भेड़िए एक साथ गुर्राने लगे। इसके बाद उन्होंने एक साथ झुंड में रोहित पर अटैक कर दिया। रोहित लगातार उस जंगली खूंखार भेड़ियों का मुकाबला कर रहा था, मगर वो सारे झुंड में थे, जिस कारण अब रोहित उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। रोहित हार नहीं मान रहा था। वो इस वक्त जल्द से जल्द इन भेड़ियों से निपटने के बाद अनिका को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, मगर तभी उन भेड़ियों के सरदार ने रोहित पर अटैक कर दिया। रोहित ने उसके जबड़े से एक जोरदार प्रहार किया, मगर तभी उसका पैर लड़खड़ा गया और वो जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही रोहित का सिर एक बड़े से पत्थर से टकरा गया और रोहित भी वहीं पर बेहोश हो गया। रोहित के बेहोश होते ही उन सारे भेड़ियों ने अनिका और रोहित को घेर लिया। वो अब रोहित और अनिका को देखकर खुश होने लगे। उन्हें अब दो शिकार मिल गए थे। तभी उन भेड़ियों में से एक आगे आया। वो अभी अनिका पर अपने पंजों से वार करने ही वाला था कि एक उड़ता हुआ पत्थर उनके मुंह पर आकर लगा। उस पत्थर की स्पीड इतनी थी कि वो भेड़िया गुर्राता हुआ साइड हो गया। ये देखकर बाकी सारे भेड़िए भी गुर्राने लगे। वो इस वक्त और भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। तभी अचानक से वहां पर कोई आया। उस शख्स ने वहां पर आते हुए सिट्टी बजाई। सिट्टी की आवाज सुनते ही सारे भेड़िए सामने की तरफ देखने लगे। भेड़ियों के सामने वो शख्स निडर होकर खड़ा था। उस शख्स को देखते ही वो सारे भेड़िए उस शख्स पर एक एक करके अटैक करने लगे, मगर वो शख्स कोई आम शख्स नहीं लग रहा था। वो एक एक करके उन भेड़ियों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। झुंड में मौजूद जब कोई भेड़िया उस शख्स पर वार करने के लिए आगे बढ़ता तो वो शख्स उसके वार को रोक लेता और उल्टा भेड़िए पर ऐसे वार करता मानो वो अपने मुक्के से आग बरसा रहा हो। थोड़ी ही देर में सारे भेड़िए हाँफने लगे। तभी उस शख्स ने अपने चेहरे से वो कपड़ा हटाया। वो कोई और नहीं बल्कि अनिका की माँ थी, स्वाति मल्होत्रा। स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर इस वक्त ना तो थकान दिखाई दे रही थी और ना ही वो हाँफ रही थी। उसने उन भेड़ियों की तरफ देखकर कुछ इशारा किया और फिर कहा, वैसे तो मैं तुम सबसे आसानी से बात करके बात खत्म कर सकती थी, मगर तुम लोगों ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा, इसलिए मैंने तुम्हें मारा, वरना मुझे तुम्हें मारने का कोई शौक नहीं था। चलो अब निकलो यहाँ से। स्वाति की बात सुनते ही सारे भेड़िए वहाँ से निकल गए। अब धीरे धीरे स्वाति अनिका की ओर आगे बढ़ने लगी। स्वाति अनिका के सिर के पास बैठ गई और उसके माथे पर हाथ फेरने लगी। स्वाति की आंखें नम थी। वो अभी बेहोश अनिका से कुछ कहने ही वाली थी कि उसे जीप की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनते ही स्वाति हड़बड़ा गई और वहाँ से जाने के बारे में सोचने लगी। वो इस तरह से अनिका और रोहित को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तभी अचानक से स्वाति को अपने सामने ही एक जीप आती हुई दिखाई पड़ी। उस जीप को देखते ही स्वाति वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगी। ठीक उसी वक्त वो जीप आकर रुकी और उसके अंदर से इंस्पेक्टर गिरीवाल निकले। उसे एक पल के लिए लगा कि अभी उस जगह पर कोई था। उसने अपने आसपास देखा और फिर दौड़कर रोहित के पास आ गया, जहां वो बेहोश पड़ा था। इंस्पेक्टर गिरीवाल रोहित को होश में लाने की कोशिश करने लगा, मगर रोहित के सिर पर चोट आई थी, जिस कारण से वो बेहोश हो गया था। तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी गाड़ी में से पानी का बोतल निकाला और फिर रोहित के चेहरे पर पानी की बूंदें मारने लगा। थोड़ी ही देर में अचानक से कराहते हुए रोहित उठा
वो अपनी आंखें मसल ही रहा था कि उसे सामने इंस्पेक्टर गिरीवाल दिखाई पड़ा। एक तरफ रोहित को होश आ चुका था तो वहीं दूसरी तरफ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का हाल बेहाल हुआ पड़ा था। वो यही सोच रहा था कि अब वो रोहित को क्या मुंह दिखाएगा। उसकी आंखें लाल हो गई थी। तभी वो अपनी जगह से अचानक उठा और फिर मन में सोचने के बाद बोला, मैं बस अब एक काम करूंगा, मैं अब सर के सामने जाऊंगा ही नहीं, यहाँ यही सही रहेगा, मैं इधर से ही अपने गांव चला जाऊंगा। कहते कहते चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अचानक से रो पड़ा। उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ, मैं अब सीधा गांव जाऊंगा और वहीं जाकर खेती बाड़ी करूंगा, क्योंकि अब ये सिक्योरिटी वाला काम नहीं होगा मुझसे। इतना कहने के बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने एक बार दूर से ही उस खाई की तरफ देखा और फिर अपने आंसुओं को पोंछने के बाद वहां से जाने लगा। इधर दूसरी तरफ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की परेशानी से बेखबर तीनों बच्चों ने जब एक भारी आवाज सुनी तो वो हैरान हो गए। उन्होंने जब सामने की ओर देखा तो वो चौंक गए। सामने एक आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने अपने हाथ में एक डंडा पकड़ा हुआ था और उसके सिर पर एक पगड़ी थी। उसकी उम्र काफी ज्यादा लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर ना झुर्रियां दिखाई दे रही थी और ना ही उसे देखकर उसकी सही उम्र का पता लगाया जा सकता था। तीनों बच्चे आहिस्ता से उस आदमी के पास पहुंचे और तीनों ने हैरानी से एक साथ पूछा, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस सवाल को सुनते ही उस शख्स ने एक अजीब सी कुटिल मुस्कान लिए जवाब दिया, मैं इसी जगह पर रहता हूँ, ये मेरी दुनिया है। उस शख्स की बात सुनकर अलेक्जेंडर ने तपाक से कहा, ये दुनिया, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या हम किसी और दुनिया में आ गए हैं? क्या हम अर्थ पर नहीं हैं? अलेक्जेंडर के सवाल पर रिया और आर्यन भी अब उस शख्स के जवाब का इंतजार करने लगे। वो अब जानना चाहते थे कि आखिर वो इस वक्त कहाँ थे, क्योंकि उनको याद था कि वो लोग खाई में गिरे थे और खाई के नीचे वो हिस्सा इस तरह दिखाई दे रहा था जैसे वो कोई और दुनिया हो। तभी उस शख्स ने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए कहा, नहीं, तुम सब पृथ्वी पर ही हो, मगर ये खाई ऊपर से जिस तरह से दिखाई देती है, असल में इसका ये हिस्सा बेहद ही अलग है। तुम यहाँ देख सकते हो, ये जंगल, यहाँ के पेड़ पौधे, ये खाई इतना गहरा और घना है कि यहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं आती। तुम इन सब सारे पेड़ पौधों को देख सकते हो। यहाँ के सारे पेड़ पौधे बहुत ही अलग और बहुत ही खास हैं। इनका आयुर्वेद में बहुत ही महत्व है। हर पेड़ की पत्तियां, हर घास का एक एक फूल, पत्ते अपनी एक अलग अलग महत्व रखते हैं। उस शख्स की बातें सुनने के बाद तीनों बच्चे हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे और आपस में कुछ कुछ फुसफुसाने लगे। तीनों बच्चों को इस तरह से खुसुर फुसुर करता देख उस शख्स ने कहा, क्या हुआ? तुम सब इस तरह से आपस में क्या बातें कर रहे हो? तभी रिया ने कहा, आपने ये ठीक कहा कि ये सारे पेड़ पौधे बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये सारे पेड़ पौधे एक तरह से मेडिसिन हैं, मगर अफसोस है कि इसमें मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इतना कहकर रिया उदास हो गई। उसके चेहरे पर इस तरह से उदासी देखकर उस शख्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस शख्स ने रिया की तरफ देखकर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या मुसीबत आई है। इतना कहने के बाद उस शख्स ने सामने की एक लाल रंग के फूल की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा, सामने वो जो देख रहे हो ना, वो लाल रंग के जो फूल दिखाई दे रहे हैं वो तुम्हारी परेशानी का समाधान है। इतना कहने के बाद वो शख्स चुप हो गया। तीनों बच्चों के कानों में जब उसके शब्द पड़े, तीनों बच्चे हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तीनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो शख्स जो कह रहा था वो सच है या फिर ये कोई जाल है। उस शख्स की बातें सुने अलेक्जेंडर को बूढ़े बाबा की याद आ गई, जब उन्होंने उसे रिया को अपनी गोली के बारे में बताया था। ये याद करते ही अलेक्जेंडर ने कहा, आपको क्या पता कि मेरी बहन को क्या प्रॉब्लम है और आप कैसे इसका? अलेक्जेंडर अभी कह ही रहा था, इतने में वो शख्स बोला, तुम्हारी बहन को यही परेशानी है ना कि जब वो हर सुबह सोकर उठती है तो उसकी एक दिन पहले की याददाश्त चली जाती है। वो जो लाल फूल है उसे खाने के बाद इस परेशानी को दूर किया जा सकता है और इसका असर बहुत ही जल्दी होता है, तो इसलिए तुम यहाँ से ये ले जा सकते हो। मैं तुम्हें खुद इन फूलों को ले जाने की परमिशन दे रहा हूँ, मगर एक शर्त पर कि तुम यहाँ के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि ये जगह बहुत ही खास और रहस्यमय है और मैं नहीं चाहता कि बाकी इंसान यहाँ आकर इस जगह पर छेड़छाड़ करे। रिया ने जब ये सुना तो अचानक से वो खुश होते हुए बोली, आर्यन, अलेक्जेंडर,
तब तो हम ये फूल मम्मा को भी दे सकते हैं। इस फूल को खाने के बाद उनकी भी याददाश्त आ जाएगी। मगर तभी अलेक्जेंडर ने इनकार करते हुए कहा, नहीं रिया, हम इस तरह से किसी की भी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। पता है ना बूढ़े बाबा पर यकीन करने के बाद क्या हुआ। मगर मैं वो नहीं हूँ बेटे, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ये कह रहा हूँ। और अब आगे कोई सवाल मत करना कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कब से रह रहा हूँ। इन सब सवालों पर फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल तुम्हें यहाँ से इन फूलों को लेकर जाना चाहिए। उस शख्स ने चेहरे पर एक मुस्कान लिए कहा। उसकी बातें सुनने के बाद भी तीनों बच्चे उदास नजर आ रहे थे और आसपास देख रहे थे। उनके हाव भाव को देखकर उस शख्स ने कहा, यहाँ आगे जाकर बाईं तरफ से ऊपर जाने का एक पतला सा रास्ता है, तुम वहाँ से जा सकते हो और मुझ पर भरोसा कर सकते हो। दोनों भाई अब भी कुछ सोच रहे थे, मगर रिया एक्साइटेड होकर उस लाल फूल के पास गई और उसे तोड़कर खाने लगी। वो फूल एकदम शहद के जैसा मीठा था। रिया अभी उस फूल को खा ही रही थी कि दोनों भाई उसके पास आ गए। रिया, तुमने ये क्या किया? तुम कहीं फिर से किसी मुसीबत में फंस गई तो? और हम दोनों दोनों भाई कह ही रहे थे। इतने में रिया ने उन्हें शांत करते हुए कहा, डोंट वरी, मुझे इन अंकल पर भरोसा करने का मन कर रहा है और जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं। कल सुबह तक तुम्हें असर दिख जाएगा बच्ची, तब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा ना। अब जाओ तुम लोग यहाँ से। कहते हुए वो एक पेड़ के अंदर बने खोल में घुस गए। रिया उनके पीछे जाने ही वाली थी, इतने में दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और वहाँ से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। इधर दूसरी तरफ वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर न चाहते हुए भी अपनी गाड़ी की ओर जाने लगा। उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। वो यही सोच रहा था कि उसने जो किया उसके लिए उसे ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। वो बढ़ ही रहा था, इतने में उसे किसी के कुछ कहने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुन वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर डर गया और आसपास देखने लगा। वो जंगल के बीचों बीच था जहां उसे हर तरफ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे। उसने जब वो आवाज़ सुनी वो घबराते हुए बोला, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है, तो फिर ये इंसान की आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर खुद से ये कह ही रहा था, इतने में उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी, अंकल आप हमारे बिना यहाँ से जा रहे हैं? इस बार इतनी क्लियर आवाज़ सुन अब वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सदमे में आ गया। वो घबराते हुए पीछे मुड़ा ही था, इतने में उसने सामने देखा कि तीनों बच्चे खड़े मुस्कुरा रहे थे। ये देखते ही वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर चिल्ला पड़ा, ये कैसे हो सकता है? मैं सच में पागल हो रहा हूँ। तभी तीनों बच्चे दौड़कर उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पास आए और उन्होंने कहा, नहीं अंकल, ये हम ही हैं। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने हैरानी में पूछा, आप सब इतनी ऊंची खाई से गिरने के बाद भी जिंदा कैसे बच गए? ये कैसे पॉसिबल हुआ? तभी उसने रिया के हाथों में वो लाल फूल देखे। वो उस बारे में पूछता कि अलेक्जेंडर ने कहा, हम आपको सब बताएंगे, मगर पहले यहाँ से चलिए, हमें जल्दी वापस जाना होगा। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने हामी भरी और फिर वो तीनों बच्चों को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। इधर दूसरी तरफ रोहित ने जैसे ही इंस्पेक्टर गिरिवाल को अपने सामने देखा, उसने पूछा, इंस्पेक्टर तुम यहाँ कैसे? कहते हुए रोहित अनिका के पास गया। ये सुनते ही इंस्पेक्टर गिरिवाल ने कहा, साहब आपके जाने के बाद मैं गया नहीं बल्कि आपको ढूंढने लगा, क्योंकि ये इलाका ठीक नहीं है और इसी बीच में जब इस रास्ते पर आया आपको मैंने यहाँ देखा। वैसे आप बेहोश कैसे हुए और मैडम को क्या हुआ? ये सुनते ही रोहित ने कहा, पता नहीं, अनिका पहले से इस जगह पर बेहोश पड़ी हुई थी। उस पर जंगली भेड़िए अटैक करने वाले थे। इतने में मैं आ गया और उन्हीं के कारण मैं बेहोश हुआ। ये सुनते ही इंस्पेक्टर ने रोहित को अनिका को हॉस्पिटल ले जाने के बारे में कहा, मगर रोहित इस वक्त अनिका को होटल पैराडाइज इंटरनेशनल ले जाकर वहीं सारे डॉक्टर्स को बुलाना चाहता था। आखिर में रोहित अनिका को लेकर जीप में बैठ गया। इधर दूसरी तरफ करीब आधे घंटे बाद तीनों बच्चे होटल लौट आए। उन्होंने जब देखा कि घर में रोहित और अनिका नहीं है तो उन्हें हैरानी हुई, मगर तभी रिया के शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगा। उसने कमरे में आते ही दोनों भाइयों से कहा, अलेक्जेंडर, आर्यन, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, कहीं ये सब उस फूल को खाने से तो नहीं हो रहा? रिया की बात सुनते ही दोनों भाई डर गए। उन्हें अब यही डर सताने लगा कि कहीं रिया और किसी नई मुसीबत में ना फंस जाएं।
दोनों ने रिया को बिस्तर पर सुलाते हुए कहा, रिया तुम सो जाओ, हम यही तुम्हारे पास बैठे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी एलेक्जेंडर ने रिया के माथे पर हाथ रखा। उसका पूरा शरीर आग में मानो तप रहा था। ये देखकर एलेक्जेंडर सोच में पड़ गया था। रिया का पूरा बदन आग के भट्टे की तरह तप रहा था। एलेक्जेंडर और आर्यन अब पूरी तरह से टेंशन में आ गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अभी जब रिया की ऐसी हालत हो गई है तो फिर कल सुबह क्या होगा। दोनों भाई इसी बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहे थे। उनको डर था कि कल सुबह रिया के साथ कुछ उल्टा न हो जाए। दोनों भाई रिया के सामने बैठे हुए थे और रिया सोने की कोशिश में लगी हुई थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। तभी आर्यन ने एलेक्जेंडर से पूछा, एलेक्जेंडर, न जाने कल सुबह क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो आर्यन, इस तरह डरने से कुछ नहीं होगा, हमें कल सुबह तक वेट करना ही होगा। और उस बूढ़े बाबा से मिलने के बाद जिस तरह से उन्होंने हमसे आधी बातें झूठ कही थी, उसके बाद मुझे उस आदमी पर भी भरोसा नहीं हो रहा है, मगर हम बस प्रे कर सकते हैं। एलेक्जेंडर इतना कहकर चुप हुआ ही था कि तभी अचानक से उसे लिविंग रूम से कुछ हलचल की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनते ही रिया अचानक से उठ गई और बोली, मम्मा डैडी आ गए हैं। कहते हुए रिया बिस्तर से उठकर जा ही रही थी तो आर्यन ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं रिया, ऐसी हालत में तुम बाहर गई और डैड को पता चल गया कि तुम बुखार से तप रही हो तो फिर हमारा सच बाहर आ जाएगा। तुम यहीं सो जाओ, मैं और एलेक्जेंडर जाकर देखते हैं। रिया को आखिर में आर्यन की बात माननी ही पड़ी और वो बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने में लग गई। वहीं एलेक्जेंडर और आर्यन जैसे ही कमरे से बाहर आए, उन्होंने देखा कि रोहित के गोद में अनिका है और उसकी आंखें बंद है। अपनी मम्मा को इस हालत में देखकर दोनों बेटे दौड़कर रोहित के सामने गए। तभी रोहित ने दोनों को समझाते हुए कहा, डोंट वरी बच्चों, अनिका सिर्फ बेहोश हुई है। कहते हुए रोहित अनिका को अपने कमरे में ले गया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। दोनों बेटे अभी उसी कमरे के बाहर खड़े थे और सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। वहीं रोहित ने डॉक्टर को फोन करके पहले ही बुला लिया था। इस वक्त डॉक्टर स्वीट के अंदर मौजूद थे। रोहित ने उन्हें सारी बात बता दी थी। ठीक है मिस्टर मारवा, हम देखते हैं कि आखिर मैडम बेहोश कैसे हुई, आप तब तक बाहर रहिए। कहते हुए डॉक्टर अनिका के पास गए और उनका चेकअप करने लगे। रोहित जब बाहर आया तो उनकी नज़र दोनों बेटों पर पड़ी। उसने जब रिया को नहीं देखा तो उसने तुरंत पूछा, रिया कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। तभी एलेक्जेंडर ने जल्दी से जवाब दिया, डैड वो गेम खेलते खेलते सो गई, इसलिए हमने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। रोहित को ये बात हजम नहीं हुई थी। वो बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वहीं एलेक्जेंडर और आर्यन का दिल अब जोरों से धड़कने लगा। वो चाहकर भी रोहित को रोक नहीं सकते थे। तभी दोनों को याद आया कि रिया जो लाल फूल लेकर आई थी उसे उसने ऊपर डेस्क पर ही रख दिया था। रोहित के पीछे पीछे दोनों कमरे में गए। तभी रोहित ने देखा कि रिया गहरी नींद में सो रही है। रिया को देख रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रोहित जब रिया को देख रहा था, इसी बीच संभलते हुए आर्यन ने उन फूलों को टेबल पर से हटा दिया और नीचे कोने में पर्दे के नीचे रख दिया। इसी बीच लिविंग रूम से डॉक्टर की आवाज आई। रोहित हड़बड़ाते हुए बाहर आया। तभी डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर मारवा, मैडम डिहाइड्रेशन का शिकार हो गई हैं और उन्होंने अपने दिमाग पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल दिया था, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। मगर मैंने इंजेक्शन दे दिया है, वो सुबह तक नॉर्मल हो जाएंगी, डोंट वरी। रोहित और बच्चों ने जब ये सुना तो उन्हें काफी राहत मिली। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहाँ से चले गए। उनके जाते ही रोहित ने दोनों बच्चों से कहा, तुम दोनों भी जाओ, आराम कर लो। वैसे तुमने डिनर किया? इस पर दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों को भूख नहीं थी क्योंकि दोनों को रिया की चिंता हो रही थी। दोनों को बस अब सुबह का इंतजार था। वो नहीं जानते थे कि आखिर कल की सुबह कैसी होने वाली थी। रोहित को गुड नाइट कहने के बाद दोनों कमरे में रिया के पास आकर बैठ गए। रिया अब सच में सो गई थी। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। तभी एलेक्जेंडर ने उसका माथा छूकर देखा तो वो हैरान हो गया। रिया के शरीर का टेम्परेचर अब नॉर्मल हो गया था। ये देख दोनों भाई अब सच में चौंक गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो लाल फूल रिया के शरीर के अंदर क्या रिएक्ट कर रहा था। दोनों बस रिया का हाथ पकड़कर बैठ गए। आर्यन तुम सो जाओ, मैं आज जागूंगा क्योंकि मुझे जानना है कि कल सुबह रिया के साथ क्या होगा।
एलेक्जेंडर ने कहा, मगर आर्यन ने भी सोने से मना कर दिया। दोनों भाइयों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। इधर दोनों भाई को अगली सुबह का इंतजार था, तो वहीं उधर रोहित भी अनिका के सिरहाने बैठा हुआ था। वो भी यही सोच रहा था कि जब कल सुबह अनिका नॉर्मल हो जाएगी तो हो सकता है कि वो उसे सब कुछ सच बता दे। यही सोचते हुए रोहित भी सुबह होने का इंतजार करने लगा। कुछ ही घंटों में सुबह हो गई। एलेक्जेंडर और आर्यन भी वहीं सो गए थे। जब सूरज की किरणें रिया के चेहरे पर पड़ी तो वो अचानक से उठ गई। वो चेहरे पर मुस्कान लिए उठी, मगर तभी उसने देखा कि उसके दोनों भाई ऐसे ही बैठे बैठे सो रहे थे। रिया को ये अजीब लगा। वो दोनों को उठाने लगी। एलेक्जेंडर, आर्यन, तुम दोनों इस तरह क्यों सो रहे हो? उठो, सुबह हो गई है। रिया की आवाज सुनते ही दोनों भाई हड़बड़ा कर उठ गए। वो रिया को देखे जा रहे थे। तभी रिया बिस्तर से उठी और खिड़की के पास बालकनी में जाकर जम्हाई लेने लगी। एलेक्जेंडर और आर्यन रिया को बड़ी ही गौर से ऑब्जर्व कर रहे थे। रिया को इस तरह देख उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया के ऊपर उस लाल फूल ने असर किया या नहीं। दोनों अभी आपस में आंखों से इशारे कर ही रहे थे। इतने में उन दोनों ने देखा कि रिया कमरे में कुछ ढूंढ रही है। ये देख एलेक्जेंडर ने पूछा, रिया क्या हुआ? तुम क्या ढूंढ रही हो? तभी रिया ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, मैंने वो लाल फूल यहीं पर रखा था जो मैं मम्मा के लिए लेकर आई थी। वो कहाँ गए? रिया के मुंह से जैसे ही दोनों भाई ने ये सुना, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने एक साथ कहा, रिया, क्या तुम्हें उस लाल फूल के बारे में याद है? ये सुनते ही रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, ऑफ कोर्स याद है, मैं उन्हें मम्मा के लिए। रिया अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि दोनों भाई बिस्तर से उछलने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। या मतलब उस आदमी की बात सच हुई? रिया को सब याद है। दोनों भाई ये कहते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे। वो इतनी जोर से चिल्ला रहे थे कि रोहित अचानक से हड़बड़ा कर उठ गया और भागते हुए बच्चों के कमरे में आया। क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों इस तरह से उछल कूद क्यों मचा रहे हो सुबह सुबह? रोहित ने कड़क लहजे में पूछा। रोहित को देखकर दोनों शांत हो गए। तभी रिया आकर रोहित से लिपट गई। वहीं अब एलेक्जेंडर और आर्यन मन ही मन यही सोचने लगे कि जब वो लाल फूल रिया के ऊपर काम कर गया तो फिर जरूर अनिका के ऊपर भी काम कर जाएगा और अनिका की याददाश्त वापस आ जाएगी। यही सोचकर और दोनों भाई मुस्कुराने लगे। तभी रोहित ने दोनों को मस्ती न करने के लिए कहा और कमरे से चला गया। उसके जाते ही आर्यन ने दरवाजा बंद किया और फिर तभी एलेक्जेंडर ने कहा, रिया, कंग्रेचुलेशन, इस लाल फूल ने अपना असर दिखा दिया। देखो, तुम बिल्कुल ठीक हो गई। अब हमें मम्मा को ये फूल कैसे भी खिला देना है, फिर वो भी ठीक हो जाएंगी। एलेक्जेंडर ने जब ये कहा तो रिया ने भी महसूस किया कि उसे कल के बारे में सब याद है। मगर तभी आर्यन ने बीच में आकर कहा, बट हम ये फूल मम्मा को देंगे कैसे? क्योंकि अगर हमने उनको डायरेक्ट ये फूल दिया तो फिर वो सवाल करेंगे और हम उन्हें सच नहीं बता सकते, नहीं तो हमारा भांडा फूट जाएगा। आर्यन की बात कहीं न कहीं सही थी। अब तीनों बच्चे सोचने लगे कि आखिर ये काम करें तो कैसे करें। करीब 1 घंटे बाद जब रोहित बाहर से एक्सरसाइज करके लौटा तो वो हैरान हो गया। जैसे ही वो अपने कमरे में गया, उसने देखा कि अनिका नहा धोकर पूरी तरह से तैयार होकर कहीं जाने की तैयारी में थी। असल में अनिका ने अभी कुछ देर पहले ही विक्की को मैसेज करके उसी कैफ में बुलाया था जहां वो कल गई थी। अनिका को विक्की से आमने सामने कुछ बात करनी थी, इसलिए वो तैयार थी। रोहित ने जब अनिका को देखा तो वो हैरान हो गया। उसने अनिका से पूछा, अनिका, तुम कहीं जा रही हो? रोहित को देख अनिका ने बहाना बनाते हुए कहा, हाँ, वो मुझे कुछ काम है, मैं कुछ घंटे में आ जाऊंगी। रोहित अब पूरी तरह से हैरान था। वो ये सोच रहा था कि आखिर अनिका ने उससे सवाल क्यों नहीं किया कि वो उस सुनसान जगह से घर कैसे आई, उसके साथ क्या हुआ था। अनिका इस वक्त इतनी ज्यादा जल्दबाजी में थी कि उसने रोहित के माथे पर लगे चोट को भी नहीं देखा। ये देख रोहित की आंखें नम हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अनिका इस तरह बदल जाएगी। उसने चुपके से अपनी नम आंखों को पोंछा और खुद से कहा, मैं जानता हूँ अनिका, तुम उसी शख्स से मिलने जा रही हो जिसके साथ मैंने कल तुम्हें बाजार में देखा था। न जाने मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी अनिका। मैंने तुम्हें इतना चाहा, तुम्हें इतना प्यार किया कि तुम्हारी खुशियों के लिए सब कुछ एक करके रख दिया, मगर तुम। कहते कहते रोहित रुक गया और उसने अचानक से अपनी मुठिया भींच ली।
रोहित ने अब मन ही मन कुछ फैसला कर लिया था। इधर दूसरी तरफ बच्चे अभी सोच ही रहे थे कि अनिका को वो फूल कैसे खिलाएं। तभी रिया ने एक आइडिया देते हुए कहा, क्यों ना हम इस फूल को ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लें और फिर एक पेस्ट को हम मिल्क में मिलाकर मम्मा को दे दें। ये सही है ना? रिया की बात सुनते ही अलेक्जेंडर ने इनकार करते हुए कहा, नहीं रिया, जैसे ही हमने ऐसा किया मिल्क का कलर रेड हो जाएगा और मम्मा को पता चल जाएगा। अलेक्जेंडर की बात में लॉजिक था। उसके कहते ही रिया का जोश ठंडा पड़ गया और वो सोचने लग गई कि आखिर अब करे तो करे क्या। इसी बीच आर्यन ने अपना दिमाग लगाते हुए कहा, अगर कलर का प्रॉब्लम है तो फिर हम ऐसा करते हैं कि सैंडविच के अंदर मसाले में इसे भरकर मम्मा को सैंडविच दे देंगे, या फिर सलाद में, क्योंकि बीट रूट का भी कलर रेड कलर जैसा ही होता है, तो मम्मा को कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? आर्यन का ये आइडिया अलेक्जेंडर को कहीं न कहीं अच्छा लगा। वो अभी एग्री करने ही वाला था कि रिया ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, इसकी स्मेल बहुत अलग है। अगर हमने ऐसा किया तो फिर मम्मा को पता चल जाएगा। सैंडविच या फिर सलाद के बारे में भी सोच नहीं सकते, क्योंकि इस फूल का टेस्ट बहुत ही ज्यादा स्वीट है। क्या तुमने कभी सैंडविच स्वीट खाया है या स्वीट सलाद? मम्मा को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए ये आइडिया बेकार है। हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा। रिया की बातें सुन दोनों भाइयों ने भी हामी भरते हुए कहा, मगर ऐसा क्या है? इधर दूसरी तरफ रोहित मन में कुछ फैसला करने के बाद टेरेस गार्डन आ गया और उसने तपाक से इंस्पेक्टर गिरीवाल को कॉल लगा दिया। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जैसे ही कॉल उठाया, रोहित ने तपाक से कहा, इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, इनकार मत करना, पैसे जितने तुम चाहो। ये सुनते ही इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, ऐसा कौन सा काम है साहब? अभी थोड़ी देर में मेरी पत्नी अनिका बाहर जा रही है, तुम्हें उस पर नजर रखनी है, तुम्हें उसे छुपकर फॉलो करना है। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, मुझे उसकी हर खबर चाहिए, रोहित ने कड़क लहजे में कहा था। इंस्पेक्टर गिरीवाल को यह सब सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो अब सोच में पड़ गए। उन्होंने घबराते हुए कहा, साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी पत्नी इतनी बड़ी शख्सियत है, मैं मैडम का पीछा कैसे, मतलब? और मैं ये सोच में, तभी रोहित ने बीच में कहा, तुम्हें ये करना होगा, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। और कहा ना, इस काम के लिए मुंह मांगी कीमत दूंगा, तो शुरू हो जाओ। इतना कहने के बाद रोहित ने फोन काट दिया। तभी उसने देखा कि अनिका सैंडल पहन रही है। तभी अनिका रोहित की आंखों के सामने से बाहर निकल गई। उसे जाते देख रोहित के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसने मन में कहा, आज उस शख्स का राज खुल जाएगा अनिका। रोहित अब यही सोच रहा था कि बहुत जल्द ही उसे उस शख्स का पता चल जाएगा जिससे मिलने अनिका जा रही थी। रोहित वहीं टेरेस गार्डन में अपना ही फोन हाथ में लेकर एक कुर्सी पर बैठ गया, मगर वहीं दूसरी तरफ तीनों बच्चे अब ये सोच रहे थे कि आखिर अनिका को वो फूल खिलाएं तो खिलाएं कैसे। तीनों सोच सोचकर परेशान हो गए थे। इससे पहले ही उन्होंने लिविंग रूम में से कुछ हलचल की आवाज सुनी। आवाज सुनते ही तीनों बच्चे दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगे। उन्होंने देखा कि अनिका सुबह सुबह जल्दबाजी में कहीं जा रही थी। ये देखते ही रिया ने पूछा, मम्मा तो बाहर जा रही है, अब हम क्या करें? हमें उनके आने तक का वेट करना होगा, क्योंकि अभी हमने ये सोचा भी नहीं है कि उनको वो फूल कैसे दें। आर्यन ने रिया को समझाते हुए कहा, मगर अलेक्जेंडर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने दोनों भाई बहन से कहा, हमें जो करना है आज ही करना है, क्योंकि अगर वो फूल मुरझा गया तो फिर हो सकता है उसका असर मम्मा पर ना हो और हम दोबारा उस खाई के निचले हिस्से में जा भी नहीं सकते। अलेक्जेंडर की बात कहीं न कहीं सही थी। वो तीनों अब यही सोचने लगे कि आखिर वो जल्द से जल्द किस तरह से अनिका को वो फूल खिलाएं। तीनों बच्चे ये सोच रहे थे, इतने में अलेक्जेंडर को सामने टेबल पर फलों से भरी हुई टोकरी दिखाई पड़ी। उस टोकरी में एप्पल, अनार, संतरे, अंगूर रखे हुए थे। उन फलों को देखने के बाद ही अलेक्जेंडर को अपने दोनों भाई बहन को कमरे के अंदर खींचा और फिर झट से दरवाजा बंद कर दिया। रिया को ये देखकर चिढ़ हुई। वो अभी कुछ कहती इससे पहले ही अलेक्जेंडर ने कहा, मुझे वो तरीका मिल गया जिससे हम ये फूल मम्मा को खिला सकते हैं। अलेक्जेंडर के मुंह से ये सुनते ही दोनों बच्चे एक्साइटेड हो गए। तभी अलेक्जेंडर ने अपना प्लान बताना शुरू किया। देखो, हम इस फूल को मिक्सर में डाल करके इसका पेस्ट बना लेंगे और फिर उसी पेस्ट को अनार के जूस में मिला देंगे
अनार का जूस ऑलरेडी लाल रंग का होता है। मम्मा को पता भी नहीं चलेगा। क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर के मुंह से ये सुनते ही रिया और आर्यन खुशी से उछल पड़े। उन्होंने अलेक्जेंडर को गले लगाते हुए कहा, वाह अलेक्जेंडर, क्या दिमाग लगाया है तुमने, ये बेस्ट तरीका होगा। तो फिर चलो किचन, हमें अपने काम में अभी से लगना होगा। बाकी डैड जब पूछेंगे तो उनको हम कह देंगे कि हम मम्मा के लिए अपने हाथों से अनार का जूस तैयार कर रहे हैं। ओके गाइज, अलेक्जेंडर ने कहा। इसके तुरंत बाद तीनों बच्चे किचन की ओर बढ़ने लगे। एक तरफ बच्चे किचन की तरफ जा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अनिका मेन एंट्रेंस से निकलकर पैदल ही आगे बढ़ने लगी। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि वो होटल पैराडाइज इंटरनेशनल से थोड़े दूर जाकर ऑटो में बैठेगी। अनिका जहां अपनी धुन में आगे बढ़ रही थी, वहीं वो इस चीज से बेखबर थी कि उसका पीछा दो आंखें कर रही थी। वो दो आंखें इंस्पेक्टर गिरीवाल की थी, जो रोहित के कहने पर अनिका पर नजर रखे हुए थे। इंस्पेक्टर गिरीवाल इस वक्त अपनी पुलिस की वर्दी में नहीं थे, बल्कि वो सादे कपड़े में थे और वो भी पैदल ही चल रहे थे। वहीं थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अनिका ने एक ऑटो रुकवाया। वो अभी ऑटो वाले से बात कर ही रही थी, इतने में उसे ऑटो के शीशे में पीछे कोई दिखाई पड़ा। वो इंस्पेक्टर गिरीवाल को शुरू में पहचान नहीं पाई, इस कारण उसने ज्यादा ध्यान न दिया और ऑटो में बैठ गई। अनिका के ऑटो में बैठते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल भी एक ऑटो में बैठ गए और ड्राइवर से कह दिया कि सामने जा रहे ऑटो के पीछे पीछे चले। इधर अनिका जिस ऑटो में बैठी हुई थी, वो लगातार शीशे में देख रही थी। उसे पीछे एक ऑटो आता हुआ दिखाई दे रहा था। अनिका को अब थोड़ा शक हुआ। उसने अपने ऑटो ड्राइवर से कहा, भैया एक काम करिए, आप ऑटो दाईं तरफ एक रास्ते पर ले लीजिए। ये सुनते ही ऑटो ड्राइवर ने कहा, मगर मैडम, ये रास्ता तो पुराने बस स्टैंड की तरफ जाता है और आपको तो मेन बाजार की तरफ। तभी अनिका ने ड्राइवर की बात काटते हुए कहा, हाँ, मेरा प्लान बदल गया है, मुझे बस स्टैंड छोड़ दीजिए। अनिका की बात सुनते ही ऑटो वाले ने ऑटो को बस स्टैंड की तरफ जाने वाले रास्ते पर ले लिया। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद जब अनिका ने शीशे में देखा तो उसे अब भी पीछे वही ऑटो आता हुआ दिखाई पड़ा। ये देख अनिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो मन में कुछ सोचने लगी। एक तरफ जहाँ ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ टेरेस गार्डन पर रोहित बैठा हुआ था और लगातार इंस्पेक्टर गिरीवाल के साथ फोन पर बना हुआ था। तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल ने उस पार से कहा, साहब, मैडम तो पुराने बस स्टैंड की तरफ जा रही हैं, अब क्या करें? कुछ नहीं, बस उसका पीछा करते रहो। मुझे एक मीट के लिए बुलाया जा रहा है, मैं तुमसे बाद में अपडेट लूंगा। मगर हाँ, अनिका को कुछ भी पता न चले, इस तरह तुम्हें उसका पीछा करना है। और हाँ, हो सके तो तुम उस शख्स की तस्वीर खींच लेना जिससे अनिका मिलेगी। अब मैं फोन रखता हूँ। इतना कहने के बाद रोहित ने फोन रख दिया। उसकी आंखें नम थी, उसे बार बार अनिका के साथ बिताए हुए वो पुराने पल याद आ रहे थे। उस पल को याद कर रोहित भावुक हो गया था। उसने तभी अपनी आंखों के कोने को पोंछते हुए कहा, अगर मैं जो सोच रहा हूँ अनिका, वो सही निकला तो फिर मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। खुद से इतना कहने के बाद तुरंत ही अचानक से रोहित को कुछ आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनते ही रोहित लिविंग रूम में आ गया और तभी उसने सामने देखा कि तीनों बच्चे ढेर सारा अनार लिए मिक्सर के पास बैठे हुए हैं। ये देखते ही रोहित ने पूछा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तभी रिया ने मामले को संभालते हुए जवाब दिया, डैड, हम मम्मा के लिए जूस बना रहे हैं ताकि उनको अच्छा लगे। रिया की बात सुन रोहित के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने तीनों बच्चों को देखा और मुस्कुराकर वहां से चला गया। वो इस वक्त यही सोच रहा था कि अगर वो और अनिका अलग हुए तो फिर तीनों बच्चे भी अलग हो जाएंगे, जो कि रोहित को हरगिज बर्दाश्त नहीं था। वहीं इधर रोहित के जाने के बाद आर्यन दौड़कर अपने कमरे में गया और वो लाल फूल ले आया। आर्यन जब उस फूल को मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल रहा था तब उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया हुआ था। तभी अलेक्जेंडर ने आर्यन को समझाते हुए कहा, सब सही होगा आर्यन, डोंट वरी। देखा नहीं, इस फूल ने ही तो रिया को ठीक किया है, इसलिए ज्यादा मत सोचो, हमें बस मम्मा को ये जूस किसी भी तरह पिला देना है। अलेक्जेंडर के कहने पर आर्यन ने उस फूल को मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दिया। थोड़ी ही देर में तीनों बच्चों ने मिलकर जूस तैयार कर दिया था और उस जूस को ऊपर से देखने पर कोई ये नहीं कह सकता था कि इस अनार के जूस में कुछ आयुर्वेदिक फूल मिलाया गया था।
इधर दूसरी तरफ अनिका की ऑटो लगातार उस रास्ते पर आगे बढ़ रही थी और उसके पीछे पीछे इंस्पेक्टर गिरिवाल का भी ऑटो एक डिस्टेंस मेंटेन किए चले जा रहा था। तभी अनिका ने अचानक से ऑटो को रुकवा दिया और वो ऑटो से उतर गई। इसके बाद वो पैदल ही आगे बढ़ने लगी। अनिका की कुछ दूरी पर जाने के बाद इंस्पेक्टर गिरिवाल भी ऑटो से उतर गया और वो फिर संभल कर पैदल चलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका कर क्या रही है। वो सोचे हुए जा ही रहा था कि इतने में उसने देखा कि अनिका सामने कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। ये देखते ही इंस्पेक्टर गिरिवाल बुरी तरह से चौंक गए। वो इधर से उधर देखने लगा, ये अनिका मैडम कहाँ चली गई अचानक से। कहते हुए इंस्पेक्टर गिरिवाल दौड़कर कुछ दूर आगे गया, मगर उसे अनिका कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अब इंस्पेक्टर गिरिवाल यही सोचने लगे कि रोहित को वो क्या जवाब देगा, क्योंकि रोहित उसे छोड़ने वाला नहीं था। इंस्पेक्टर गिरिवाल अभी अपना दिमाग लगा पाता और वो अभी आसपास के लोगों से अनिका के बारे में कुछ पूछता कि तभी पीछे से आवाज आई, कहीं आप मुझे तो नहीं ढूंढ रहे हैं इंस्पेक्टर। इस आवाज को सुनते ही इंस्पेक्टर गिरिवाल झट से पीछे मुड़ा। पीछे मुड़ते ही इंस्पेक्टर की आंखें बड़ी हो गईं। उसके सामने अनिका खड़ी थी। अनिका को अपने सामने इस तरह से देखकर इंस्पेक्टर गिरिवाल के होश उड़ गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ कहता इससे पहले ही अनिका ने कहा, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। ये सुनते ही इंस्पेक्टर गिरिवाल ने अपने आप को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये आप क्या कह रही हैं अनिका मैडम, मैं भला आपका पीछा क्यों करूंगा। अनिका ने एक बार में पकड़ लिया कि इंस्पेक्टर गिरिवाल उससे झूठ कह रहा है। उसने तुरंत ही अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, झूठ मत बोलिए, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, आप मेरा ही पीछा कर रहे थे। बताइए आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, किसने कहा है आपको ऐसा करने के लिए, कहिए इंस्पेक्टर गिरिवाल। अनिका की सारी बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर गिरिवाल ने कहा, नहीं मैडम, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं भला आपका पीछा क्यों करूंगा, मुझे क्या लेना देना है। अनिका ने जब ये सुना तो उसने अपने चेहरे पर सख्ती लाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल आपका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपको मेरा पीछा करने के लिए किसने कहा है, कौन है वो। अनिका और इंस्पेक्टर गिरिवाल जिस जगह पर खड़े थे वहाँ काफी लोग आकर खड़े हो गए थे। सारे लोग इस तमाशे को देख रहे थे। इंस्पेक्टर गिरिवाल ने जब अनिका को सच नहीं बताया तो अनिका ने आसपास देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर गिरिवाल, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, किसने कहा था आपको मेरा पीछा करने के लिए। आसपास बहुत लोग हैं, मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती, कहिए। इतना कहने के बाद अनिका शांत हो गई और इंस्पेक्टर गिरिवाल को देखने लगी। वहीं इंस्पेक्टर गिरिवाल के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो अभी कुछ कहता इससे पहले ही अनिका ने कहा, लगता है आप इस तरह नहीं मानने वाले। अब मुझे अनिका अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही इंस्पेक्टर गिरिवाल के मुंह से अचानक ही निकला, रोहित मारवा। अनिका ने जैसे ही रोहित का नाम सुना उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने इंस्पेक्टर गिरिवाल को घूरते हुए कहा, क्या क्या कहा आपने। हाँ, मुझे आपके पति ने ही ऐसा करने को कहा था। मैं जानता हूँ आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, मगर यही सच है, आपको ये मानना होगा। इंस्पेक्टर गिरिवाल ने ये कहते हुए अपना फोन निकाला और फिर फोन दिखाते हुए कहा, ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही उनका ही कॉल आया था। अनिका को अब यकीन हो गया कि इंस्पेक्टर गिरिवाल उससे झूठ नहीं बोल रहे हैं। तब अनिका ने सोच परेशान होने लगी कि आखिर रोहित ने ऐसा क्यों किया। अनिका के मन में एक तरह का तूफान उठने लगा, साथ ही उसका चेहरा सख्त होने लगा था। उसने एक नजर इंस्पेक्टर गिरिवाल को घूरकर देखा और फिर तेज कदमों के साथ वहां से जाने लगी। अनिका को इस रूप में देखकर इंस्पेक्टर गिरिवाल घबरा गए। उसे अब यही लगने लगा था कि आज अनिका घर जाकर तूफान लाने वाली थी। इस बात की खबर देने के लिए इंस्पेक्टर गिरिवाल रोहित को फोन करने लगा, मगर रोहित उसका फोन नहीं उठा रहा था। 2 से 3 बार फोन लगाने के बाद भी रोहित ने जब इंस्पेक्टर गिरिवाल का फोन नहीं उठाया तो वो वहां से सीधे थाने की तरफ जाने लगे। करीब आधे घंटे बाद अनिका मेन इंट्रेंस से होते हुए होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के अंदर घुसी। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो आज रोहित से ये सवाल करना चाहती थी कि आखिर रोहित ने ऐसा उसके साथ क्यों किया था। अनिका जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकली, उसने देखा प्रेसिडेंशियल स्वीट से रोहित बाहर निकल रहा था। रोहित और अनिका ने तभी एक दूसरे को देखा। अनिका को इस वक्त अपने सामने देखकर रोहित हैरान हो गया। वो मन ही मन यही सोचने लगा कि अनिका इस वक्त यहाँ क्या कर रही है।
वहीं अनिका ने अपने आसपास देखा, वहां पर कई सारे गार्ड्स खड़े थे। अनिका ने जैसे तैसे अपना गुस्सा संभाला और रोहित के पास आते हुए बोली, रोहित अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनिका के मुंह से ये सुनते ही रोहित ने मन ही मन सोचा कि पहले उसे इंस्पेक्टर गिरिवाल से बात करके पता लगाना चाहिए कि आखिर हुआ क्या था। रोहित ने अनिका से कहा, अनिका मैं 10 मिनट में आता हूँ, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। ये सुनते ही अनिका ने सख्ती से कहा, इंस्पेक्टर गिरिवाल को फोन करने जा रहे हो ना? रोहित डोंट वरी, मैं ही तुम्हें अपडेट दे दूंगी, अंदर चलो पहले। ये सुनकर रोहित के होश उड़ गए। रोहित ने जब अनिका की बात सुनी तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया। उसने अनिका के चेहरे की तरफ देखा। इस वक्त अनिका काफी टेंशन में नजर आ रही थी। रोहित ने जब ये सब देखा तो वो प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर वापस से चला गया। अनिका भी पीछे पीछे आई। इस वक्त तीनों बच्चे कमरे में कुछ काम कर रहे थे। इधर लिविंग रूम में आते ही अनिका ने अपना मोबाइल टेबल पर पटकते हुए कहा, रोहित आज तुमने हद पार कर दी। मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि जो तुमने आज मेरे साथ किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। इतना कहकर अनिका बड़बड़ाई जा रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। रोहित अब पूरी बात जानना चाहता था। तभी अनिका ने जवाब देते हुए कहा, रोहित इंस्पेक्टर गिरिवाल को तुमने मेरा पीछा करने के लिए कहा था, आखिर क्यों तुम उससे मेरा पीछा करवा रहे थे? क्या तुम्हें मुझ पर किसी तरह का शक है? अनिका के मुंह से यह सब सुनने के बाद रोहित सब कुछ समझ गया। उसे ये पता चल चुका था कि इंस्पेक्टर गिरिवाल के बारे में अनिका को पता चल चुका था, मगर तभी रोहित ने अपनी बात को संभालते हुए अनिका से कहा, देखो अनिका, जब तुम्हें सच पता चल ही चुका है तो फिर मैं तुम्हें सामने से कह देता हूँ। हाँ, मैंने इंस्पेक्टर गिरिवाल को तुम्हारे पीछे भेजा था। मैंने उसे कहा था कि वो तुम पर नजर रखे और इसका कारण भी तुम ही हो। अनिका, तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुम मुझसे आए दिन झूठ बोलती हो और इसके बाद भी तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। तुम्हें लगता है कि मैंने जो किया वो गलत किया। हाँ चलो, एक पल को मैंने मान लिया कि मैंने गलत किया है, मगर तुमने मेरे साथ क्या किया? न जाने तुम किस शख्स से मिलती हो, रात रात भर लैपटॉप पर गेम खेलने के बहाने न जाने क्या क्या करती हो। मैं आज तक कभी तुमसे एक सवाल तक नहीं पूछा। रोहित की बातें सुनने के बाद अनिका भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने ताली बजाती हुई कहा, वाह रोहित वाह, मैं तुम्हें बहुत ही जेंटलमैन समझती थी, मगर तुमने आज ये साबित कर दिया कि तुम भी बाकी मर्दों की तरह हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा तक नहीं है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रोहित। रोहित का गुस्सा ये सब सुनने के बाद बढ़ता ही जा रहा था। आज तक रोहित ने कभी भी अनिका से इस तरह से बात नहीं की थी, मगर आज रोहित समझ गया था कि उसका रिश्ता ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां उसे सब कुछ क्लियर करना होगा। रोहित अभी शांत खड़ा था। वहीं बच्चे अपने कमरे के दरवाजे के पीछे से अपने मॉम डैड को बहस करते हुए देख रहे थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अनिका और रोहित के बीच आकर कुछ बोले। तीनों बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे और यही प्रे कर रहे थे कि कैसे भी करके तीनों बच्चे अनिका को वो लाल फूल वाला जूस पिला दें। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर इधर दूसरी तरफ रोहित और अनिका के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही थी। अनिका ने अपना गुस्सा निकालते हुए कहा, रोहित तुम तो बहुत कहते हो कि तुम अपनी बीवी अपनी अनिका से प्यार करते हो, हालांकि मुझे तो कुछ याद नहीं है, मगर फिर भी मैं लोगों की बात सुनकर इमेजिन करती थी कि हाँ तुम किस तरह से मुझ पर भरोसा करते होंगे, मुझे किस तरह से प्यार करते होंगे। मगर अभी जो तुमने किया है उसके बाद मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। सच्चाई तो ये है कि तुम ऐसे शख्स हो जो अपनी बीवी का पीछा करवाता है, उसे अपनी बीवी पर भरोसा। अनिका अभी आगे कहती, इतने में रोहित ने चिल्लाकर कहा, अनिका बस बहुत हो गया। और तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। तुम्हारे लिए मैं इतने दिनों से परेशान हूँ। तुम्हारे लिए मैंने जमीन आसमान एक करके रख दिया। मुझे लगा कि वहाँ दिल्ली में तुम्हारी यादाश्त नहीं आएगी, तो इसलिए मैं तुम्हें मनाली लेकर आया। मैं इतने महीने से ट्राई कर रहा हूँ कि तुम्हारी यादाश्त वापस आ जाए और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। बस अनिका, अब बहुत हो गया। अनिका जो अब तक शांत थी, अचानक से उसे लगने लगा कि उसका गला सूख रहा है। अनिका ने कहना शुरू किया, हाँ सही कहा तुमने। कहते हुए अनिका खांसने लगी। उसका गला सूख रहा था। तभी रोहित ने आगे बढ़कर कहा, अनिका तुम ठीक? रोहित आगे कहता, इससे पहले ही अनिका ने रोहित को रोक दिया और वो आसपास पानी ढूंढने लगी।
तभी वो किचन की तरफ जाने लगी। अनिका इस वक्त काफी टेंशन में नजर आ रही थी। उसने जब अपने आसपास देखा तब उसे सामने ग्लास में जूस रखा हुआ दिखाई पड़ा। ये वही जूस का ग्लास था जिसे तीनों बच्चों ने बनाया था। अनिका का गला इस वक्त सूख रहा था, इस कारण से उसने वो जूस का ग्लास उठाया और एक सांस में ही पूरा जूस पी गई। जूस काफी मीठा था। अनिका को अब थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। उसका मन नहीं हो रहा था कि वो अब बहस करे, मगर तभी उसे रोहित की आवाज सुनाई पड़ी। अनिका, मुझे अफसोस है कि तुम अब वो पुरानी अनिका नहीं रही। यादाश्त जाने के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है अनिका। ये सुनते ही अनिका, जो थोड़ी थोड़ी शांत हो रही थी, वो गुस्से से कांपने लगी। वो किचन से निकलकर लिविंग रूम में आई और रोहित की तरफ देखकर बोली, रोहित, तुम्हारे लिए मेरे मन में जितनी भी इज्जत थी वो खत्म हो गई है। अगर तुम्हें इतना ही कुछ लग रहा था तो तुम सामने से मुझसे बात कर लेते। ये सुनते ही रोहित ने हंसते हुए कहा, क्या पूछता अनिका? तू बताओ ना, तुम कल मुझसे और बच्चों से झूठ बोलकर बाहर क्यों गई? मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से बाजार में एक मर्द के साथ देखा है। क्या अब ये भी मेरी आंखों का भ्रम है? अनिका ने जब ये सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने रोहित की आंखों में देखते हुए कहा, ओहो, तो इसका मतलब तुम खुद कल मेरा पीछा कर रहे थे? रोहित ने यह सुनते ही झल्लाकर कहा, अनिका प्लीज, मेरी बातों का गलत मतलब निकालना बंद करो। तुम इस तरह मुझे दोष नहीं दे सकती। तुम्हें जो मैंने किसी अनजान शख्स के साथ देखा वो क्या था, उसका जवाब दो। इस बार अनिका ने कुछ नहीं कहा, वो शांत खड़ी रही। उसे इस तरह से शांत देखकर रोहित को थोड़ा अजीब लगा। उसने अनिका से कहा, जवाब दो अनिका, कौन था वो शख्स? तुमने मुझे उसके बारे में बताया क्यों नहीं? मगर अब भी अनिका शांत थी। उसकी आंखों में कहीं न कहीं नमी थी। करीब 5 मिनट तक शांत रहने के बाद अनिका ने रोहित से कहा, अब मेरा एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं होगा रोहित। तुम्हें जो सोचना था तुमने सोच लिया। मेरे बारे में तुम्हें जो राय बनानी थी वो भी तुमने बना ली। और तो और मुझे अब लगता है कि मैं तुम्हें जितना समझा लूं, जितना एक्सप्लेन कर लूं, तुम नहीं समझने वाले। इसलिए हम दोनों का अलग। कहते कहते अनिका से अचानक से रुक गई और बच्चों के कमरे की तरफ देखने लगी। मगर रोहित ने अनिका के आखिरी शब्द को पकड़ते हुए कहा, ओहो, तो बात यहाँ तक आ गई है। खैर, मुझे पता है तुम अपनी बात कहते कहते इसलिए रुक गई क्योंकि तुम्हें बच्चों का ख्याल आ गया। बट डोंट वरी अनिका, अगर तुम्हें यही लगता है कि तुम मेरे साथ अब नहीं रह सकती, देन फाइन, मैं खुद ही तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। वैसे भी मेरी अनिका न जाने कहाँ खो गई। इस वक्त जो मेरे सामने खड़ी है वो मेरी अनिका नहीं हो सकती, जो रिश्ते तोड़ने में विश्वास रखती हो। ये सुनकर अनिका को बहुत बुरा लगा। उसके कहने का वो मतलब नहीं था जो रोहित ने समझ लिया था। उसने रोहित को समझाते हुए कहा, देखो रोहित, मेरे कहने का इट्स ओके अनिका, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये कहते हुए रोहित शांत हो गया। वो भी अंदर से काफी इमोशनल हो गया था, मगर रोहित ने अपने सारे इमोशंस छुपा कर रखे थे। वहीं अब अनिका को अचानक से न जाने क्या होने लगा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जिससे उसका शरीर आग की भट्टी में तप रहा हो। अनिका की आंखें भी भारी हो रही थी। उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मगर तभी उसने रोहित की तरफ देखकर कहा, ठीक है रोहित, अब हमारा अलग होना ही सही होगा। ये सुनने के बाद रोहित का दिल मानो टूट कर रह गया। वहीं दरवाजे के पीछे छुपे बच्चों ने जब ये सुना तो उनके होश उड़ गए। वो कुछ भी सोचने लायक नहीं रहे। इधर रोहित ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से बाहर जाने लगा। इस वक्त उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसकी आंखों में पानी आ गया था। वहीं इधर अचानक से अनिका अपनी जगह पर डगमगाने लगी। उसका सिर घूमने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी अनिका जब खुद को संभाल नहीं पाई तो उसके पैर लड़खड़ा गए। रोहित जो अनिका को देखे हुए जा रहा था, उसने जब अनिका को लड़खड़ाते हुए देखा तो वो रुक गया। अनिका भी जमीन पर गिरती इससे पहले ही रोहित दौड़कर अनिका के पास आया और तभी अनिका रोहित की बाहों में बेहोश हो गई। अनिका को इस तरह से बेहोश होता देख रोहित चिल्लाया, अनिका क्या हुआ तुम्हें? कहते हुए रोहित ने अनिका को सोफे पर लेटाया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। वहीं बच्चों ने जब अपनी मम्मा को इस हालत में देखा तो भागकर लिविंग रूम में आए। उन्होंने एक साथ कहा, मम्मा आपको क्या हुआ? मम्मा आंखें खोलिए मम्मा। इसी बीच रोहित ने कहा, एलेक्जेंडर जल्दी से पानी लेकर आओ। एलेक्जेंडर दौड़कर किचन की तरफ गया। तभी उसने देखा कि वहाँ सारे बोतल खाली पड़े हुए थे।
वो अभी बोतल में पानी भरने की सोच ही रहा था कि उसकी नजर जूस के खाली गिलास पर पड़ी। अलेक्जेंडर को समझ नहीं आ रहा था कि जूस किसने पिया। वो बोतल भर के वापस अनिका के पास आया। तभी अलेक्जेंडर ने कुछ सोचकर अनिका का माथा छुआ। अनिका का माथा बुखार से तप रहा था। ये देखते ही अलेक्जेंडर को पिछली रात की घटना याद आ गई, जब रिया का भी ऐसा ही हाल हुआ था। ये देखते ही अलेक्जेंडर को समझ आ गया कि जूस अनिका ने ही पिया था। अब अलेक्जेंडर के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने धीरे से रिया और आर्यन को भी ये बात बता दी। अब तीनों बच्चे खुश हो गए थे। वो जान गए थे कि ये सब कुछ उस लाल फूल का असर था। तीनों बच्चे अभी मन ही मन खुश हो रहे थे कि तभी रिया की नजर अनिका पर पड़ी। अनिका को देखते ही रिया जोर से चीख पड़ी, मम्मा। रिया की चीख सुन सभी ने जब अनिका की तरफ देखा तो वो हैरान हो गए। अनिका का पूरा शरीर पीला पड़ने लगा था। इसी के साथ उसकी सांसें कभी बहुत तेज हो रही थी तो कभी बहुत धीमी। रोहित ये देखकर बुरी तरह से घबरा गया। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और फिर डॉक्टर को फोन लगाने लगा। वहीं तीनों बच्चे जो अभी खुश थे अचानक से टेंशन में आ गए थे। तीनों किनारे चले गए और तभी आर्य ने कहा, ये मम्मा के साथ क्या हो गया? कहीं उनकी जान खतरे? ऐसा मत कहो आर्यन, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं ही वो लाल फूल लेकर आई थी, रिया कहते हुए रोने लगी। मगर तभी दोनों भाइयों ने उसे चुप कराते हुए कहा, रिया तुम खुद को ब्लेम मत करो, अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या करें। रिया जो अंदर से घबरा रही थी उसने अचानक से हिम्मत दिखाते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें जाकर डैड को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, ताकि फिर वो डॉक्टर भी मम्मा का सही में इलाज कर सके। रिया ने बहुत बड़ी बात कह दी थी, मगर इस तरह से रोहित को सब कुछ सच बताना इतना भी आसान नहीं था। दोनों भाई जानते थे कि रोहित को जब सब कुछ पता चलेगा तो वो उनको बहुत डांटेगा और हो सकता है कि वो उन्हें वापस दिल्ली भेज दे। मगर अब उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं रह गया था। रिया ने फैसला कर लिया था कि वो रोहित को सब कुछ बताएगी। मगर तभी अलेक्जेंडर ने उसे रोकते हुए कहा, ठीक है रिया, हम डैड को सारा सच बता देंगे, लेकिन तुम नहीं, मैं जाऊंगा। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ मैं, तो मुझे आज मेरे बड़े भाई होने का फर्ज निभाने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता रिया कि डैड तुम पर गुस्सा करें। अब तक तुम उनकी लाडली बेटी रही हो और मैं यही चाहता हूँ कि आगे भी तुम ऐसे ही रहो, डैड तुमसे ऐसे ही प्यार करें। अलेक्जेंडर की बात सुन आर्यन और रिया इमोशनल हो गए। उन्होंने एक साथ कहा, मगर अलेक्जेंडर, डैड को जब तुम बताने जाओगे उनका सारा गुस्सा तुम पर फटेगा। हो सकता है डैड तुमसे बहुत दिन तक बात न करें, इसलिए हम तुम्हें। तभी अलेक्जेंडर ने बीच में कहा, मुझे अंजाम की परवाह नहीं, मुझे बस डैड से ईमानदारी से सच कहना है। वैसे भी वी ऑल नो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कहते हुए अलेक्जेंडर रोहित के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, डैड मैं जानता हूँ कि मम्मा की ऐसी हालत क्यों हुई है। ये सुनकर रोहित अलेक्जेंडर को अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगा।